बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और ज़िंदगी जो है आप सब लोगों की वो सही जा रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग जो इम्पोर्टेंट काम करेंगे वो है बेसिकली, एक तो हम ये सीखेंगे कि इकोनॉमिक्स का ओ लेवल का पेपर पैटर्न कैसा है, कितने पेपर्स होते हैं, पेपर्स में क्या क्या बातें पूछी जाती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा न्यू चैप्टर है हम आज वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसकी कुछ टर्म्स हम बिस्मिल्लाह कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हम सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स पेपर पैटर्न। जी बेटा। अच्छा, अब इसमें हम क्या सीखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर पैटर्न के अंदर? हम ये सीखेंगे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसका पैटर्न कैसे होता है, कितने पेपर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, वो हम सीखेंगे। तो हमारे पास इकोनॉमिक्स में बेसिकली दो पेपर होते हैं। एक हमारे पास होता है पेपर 1, ठीक है ना बेटा। पेपर 1 जो होता है वो हमारे पास होता है MCQs बेस्ड होता है। अराउंड 30 के करीब MCQs आते हैं उसके अंदर, और टाइम ड्यूरेशन जो पेपर का होता है वो अराउंड 45 मिनट्स होता है, ठीक है। पेपर 1 में आपके पास जो भी MCQs वगैरह हैं वो सारे के सारे टॉपिक से कवर होते हैं। मतलब जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके पास चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से MCQ आ रहा होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई इकोनॉमिक्स में से हमारे पास जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर किसी चैप्टर को हम छोड़ देते हैं तो पेपर में कोई MCQ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक्स गो थ्रू करनी पड़ेगी, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके मैं कह सकता हूँ कि आप 30 MCQs में से 30 ही सही कर पाएंगे, 30 MCQ में से 30 ही सही कर सकेंगे। टाइम जो आपके पास अवेलेबल होता है वहाँ 45 मिनट्स होता है, मतलब एक MCQ के लिए आपके पास 1.5 मिनट होता है। और आपको एक अलग से, एक तो क्वेश्चन शीट होती है और एक अलग से शीट दे दी जाती है जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। जो सही ऑप्शन होगा वो आपने फिल करना होगा, सर्किल दिया होता है उसको आपने फिल करना होता है। 45 मिनट्स होते हैं और इसके अलावा हर टॉपिक टेस्ट किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हर टॉपिक टेस्ट किया जा रहा है, जब सारी चीज़ें टेस्ट की जा रही है, तो इसकी तैयारी कैसे करें? तो इसकी तैयारी करने का तरीका ये है कि आप लोग क्या करें। सबसे पहले तो कि आप एक चैप्टर जो है वो पूरा कर लें। कल हमने डिफरेंट सेक्शंस के बारे में बात की थी और मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि सेक्शन 1 किसके बारे में है, सेक्शन 2 किसके बारे में है, सेक्शन 3 किसके बारे में है। तो 6 के करीब सेक्शंस हैं हमारे पास टोटल, फिर उसमें फर्दर चैप्टर्स हैं। तो पहले आप लोग क्या करें, घर में अगर तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो पहले आप एक सेक्शन को पूरा कर लें। लाइक सेक्शन 1 जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर है, उसमें बेसिक टर्म्स की बात हो रही है। तो पहले आप क्या करें, एक सेक्शन 1 को जो है वो पूरा कर लें। एंड सेक्शन 1 जब पूरा हो जाए उसके बाद आप लोग क्या करें, उसके जो MCQs हैं वो करें, उसके MCQs करें। मैं कोशिश करूँगा आपको शुरू के जैसे 10 MCQs करवा दिए, शुरू के कुछ MCQs करवा दिए, बाकी MCQs मैं आपसे कराऊँगा ताकि आपकी जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो एक सेक्शन करने के बाद आप उसके MCQs करें। अब सर MCQs जब करने बैठेंगे तो सेक्शन 1 के MCQs हमें कहाँ से मिलेंगे? तो एक तो है पास पेपर्स के लिए आप रोफ पेपर के नाम से एक ऐप आती है, वो इंस्टॉल कर लें। उसमें टॉपिकल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स को करवाया हो। अकाउंट्स को तो करवाया उन लोगों ने टॉपिकल, अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स का किया हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ROVE रोव पेपर्स ये एक ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास मार्केट में टॉपिकल बुक्स भी मिलती हैं, रेड स्पॉट वालों की भी मिलती है, रीड एंड राइट वालों की भी मिलती है, ये पब्लिशर्स हैं, इनकी बुक मिलती है। आप वो बुक बाय कर लें। एंड उसमें उन्होंने क्या किया, सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज MCQs दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग MCQs करें। MCQs सारे कीजिएगा एक साथ। ये नहीं है कि आप एक MCQ किया उसका आंसर देखा, दूसरा MCQ देखा किया उसका आंसर देखा, ऐसे नहीं कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम के लिए मैं कहता हूँ हमेशा पहले 10 MCQs कर लो। 10 MCQs करने के बाद उसके आंसर मैच करो, देन जो जो गलतियाँ वो रिवाइज करके फिर उसके बाद सारे उस टॉपिक के MCQs करो, ठीक है ना। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। MCQs जब भी सॉल्व करने हो, एक मेरा अलग से मशवरा है, मेहरबानी करके अगर आप जी
एमसीक्यूज़ जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर आपके पास एक कोई टॉपिकल बुक है उससे आप कर रहे हैं, कोई टॉपिकल बुक वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। सो आपने जब भी एमसीक्यूज़ वगैरह करने हो तो एमसीक्यूज़ में आपने ये ख्याल करना होगा कि जब भी आप एमसीक्यूज़ वगैरह करें आप रजिस्टर में करें। आप कभी बुक में निशान मत लगाइएगा, आप रजिस्टर में करें। एंड रजिस्टर में करने के बाद जो एमसीक्यूज़ पे आंसर लिखने के बाद आप उसको चेक करें। फिर जो जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ हो, जो जो एमसीक्यू आपने रॉन्ग किया हो, जो जो एमसीक्यू आपने गलत किया हो, उसको आप जाके बुक के अंदर मार्क कर दें। बुक में निशान मत लगाएं। जब भी एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें बुक में निशान नहीं लगाएं, आप वो निशान का आप उसके आंसर क्या करें, अलग से रजिस्टर में लिखें। फिर जो जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ उसको जाके मार्क कर लें, जो एमसीक्यू आपको नहीं आ रहा हो उसको जाके आप मार्क कर लें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो बंदा एक एमसीक्यू एक बार सही करता है वो 2 महीने बाद भी सही करेगा, 3 महीने बाद भी सही करेगा। लेकिन जो बंदा जो एमसीक्यू एक बार गलत कर दे वो दूसरी बार भी गलत कर सकता है, तीसरी बार भी गलत कर सकता है। तो हर बंदा अगर अपनी मिस्टेक्स पर ध्यान दे, अपनी गलतियों पे ध्यान दे, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो ये तो हो गया हमारे पास पेपर 1 के बारे में। अब आते हैं पेपर 2 की तरफ आते हैं। पेपर 2 में आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड होता है, इसमें आपने लिखना होता है बाकायदा। 7 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका केस स्टडी बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन आपका क्या होता है, वो आपका केस स्टडी बेस्ड होता है। मतलब वो पेपर में क्या करेगा, आपको एक केस स्टडी दे देगा, नाइजीरिया के बारे में एक केस स्टडी दे दी फॉर सपोज, अच्छी खासी केस स्टडी दे देगा नाइजीरिया के बारे में। एंड देन उसके ऊपर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो ये जो एक क्वेश्चन आता है ये हमारे पास 30 मार्क्स का होता है। ये जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पहला क्वेश्चन होता है, ये कंपलसरी होता है, केस स्टडी बेस होता है, ये 30 मार्क्स का होता है। और 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं होता, मतलब इसके अंदर फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं। मतलब 30 मार्क्स का सवाल डिवाइड होगा 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में। अराउंड इसके अंदर तकरीबन कोई 8 के करीब पार्टीशन होगी। लाइक ए पार्ट होगा डेफिनेशन के ऊपर, बी पार्ट होगा एक्सप्लेनेशन के ऊपर, सी पार्ट होगा एनालिसिस के ऊपर, डी, इस तरह मतलब ये इस पर बात करेंगे ना। तो आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, केस स्टडी दी हुई होती है, एंड उस केस स्टडी को सामने रख के आपने आंसर देना होगा। लाइक वो अगर ये पूछता है कि भाई क्या नाम है नीड्स की कोई एग्जांपल बताओ, वांट्स की कोई एग्जांपल बताओ, तो आपने उस केस स्टडी को सामने रख कर देनी होगी। वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल आप दे सकते हैं, रियल लाइफ में से आप उठा लें, बुक में आपने पढ़ी हो वहाँ से उठा लें, लेकिन आपने वहाँ पर केस स्टडी को सामने रख कर देनी होगी, जो भी आपने आंसर देना होगा। उसके अलावा वो अगर सवाल करता है कि भाई प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, उसका रीज़न बताओ, कोई 2 रीज़न बताओ, तो वो जो 2 रीज़न आपने बताने होंगे वो उस केस स्टडी को सामने रख कर देने होंगे। वो बाकायदा मेंशन कर रहा होता है, यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द केस स्टडी, या फ्रॉम द केस स्टडी, या उस केस स्टडी का नाम ले लेगा आपके सामने। तो बाकायदा मेंशन कर रहा होता है, जहाँ उसने मेंशन किया होता है वहाँ आपने करना होगा इसी काम। तो अगर आपसे वो बोलता है कि फॉर सपोज केस स्टडी में पटाटो की बात हो रही थी, आलू की बात हो रही थी कि आलू की कीमत मार्केट में बढ़ गई, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, कोई 2 रीज़न बताओ। अब वो 2 रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, हो सकता है कि उसकी सब्सिट्यूट्स की जो है क्या नाम है अपना प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हो, इस चक्कर में लोगों ने आके पोटैटो की डिमांड ज़्यादा कर दी हो सकता है उससे भी प्राइस बढ़ सकती है। सो हो सकता है जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, जो उसकी काश्त वगैरह है, उसमें ख़र्चा वगैरह बढ़ गया, उस वजह से हार्वेस्ट अच्छी नहीं हुई हो, इस वजह से। सो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक नहीं कई सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमारे पास अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस बढ़ी, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने केस स्टडी में से देना होगा आंसर। आपके पास अगर 9 रीज़न है तो 9 रीज़न को आपने अप्लाई करना होगा, देखना होगा कि केस स्टडी में से कौन सा रीज़न आ सकता है। तो इधर ये जो क्वेश्चन 1 है इसका आपने बड़ा ख्याल करना है। जो भी आपने आंसर देना है, वो केस स्टडी को सामने रख कर देना होगा। अगर वो कहता है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, वो केस स्टडी में दिया होगा, एंड आपसे पूछता है कोई 2 रीज़न बताओ, तो डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है इनकम हमारी बढ़ गई हो तो हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हो सकता है हमारे पास जो सब्सिट्यूट्स हैं क्या नाम है उनकी प्राइसेस बढ़ गई हो, तो इधर हम ये प्रोडक्ट सस्ती लग रही हो, इसकी डिमांड बढ़ गई हो हमारे पास, जो केस स्टडी में गिवन है। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, उनकी प्राइस में चेंज आता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट सवाल में दी होती है उस पर असर पड़ रहा होता है उसका, ठीक है। तो कई रीज़न है इसके, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने के कई सारे रीज़न हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा रीज़न केस स्टडी में मेंशन है जो हम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो आपका होगा वो कंपलसरी होगा, वो 30 मार्क्स का होगा,
और इसमें पार्ट्स होते हैं ए से लेके अराउंड एच तक, 8 के करीब पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हम आते हैं 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं अलग से। पहले क्वेश्चन के बाद बाकी जो 6 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे। अगेन बता दो, बाकी जो 6 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने होंगे, सिर्फ 3 करने होंगे, मतलब बाकी 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन हैं जो आपने करने होंगे ये 20 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स। तो अगर हम 3 क्वेश्चन करेंगे तो ये होंगे 60 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का, दूसरा भी 20 मार्क्स का, तीसरा भी 20 मार्क्स का। ओवरऑल ये कितने हो गए हमारे पास? 60 मार्क्स के हो गए। और ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर कोई 4 के करीब पार्ट्स होते हैं हर क्वेश्चन के, ठीक है ना। ये जो 6 क्वेश्चन है इनमें एक छोटा सिनेरियो दिया होगा आपको, किसी मुल्क के बारे में, किसी जगह के बारे में बात की होगी, 2 या 3 लाइनों की, बस ज़्यादा नहीं, ताकि सवाल सेट किया जा सके, सवाल बनाया जा सके। एंड देन उसके ऊपर आपसे वो 4 सवाल करेगा और पूरा जो सवाल होगा वो 20 मार्क्स के बराबर होगा। अब इसमें जैसे उसने 4 पार्ट को मैंने डिवाइड किया, ए बी सी डी। तो ए पार्ट जो हमारे पास होगा वो अराउंड 2 मार्क्स का होगा, बी पार्ट जो है वो अराउंड 4 मार्क्स का होगा, सी पार्ट जो है वो अराउंड 6 मार्क्स का होगा, एंड डी पार्ट जो है वो अराउंड आपका जो है 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से इसने क्या किया होगा, आप पूरे के पूरे 6 सवाल इस तरह पार्ट्स में डिवाइड किए होंगे। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसमें ए बी सी डी करके हर सवाल के अंदर 4-4 पार्ट दिए होंगे। तो आपने किसी भी सवाल को अगर अटैम्प्ट करना है तो उसके चारों पार्ट्स करने होंगे। तो इसीलिए बच्चों को मैं कहता हूँ जब आपके पास चॉइस है, 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चन उठाएं जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो। लाइक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 20 के 20 मार्क्स आप आसानी से ले सकें, चारों पार्ट्स आपको आते हो, आप वही अटेम्प्ट करें, ठीक है ना बेटा। अब क्वेश्चंस किस टाइप्स के होते हैं? तो हमारे पास क्वेश्चंस जो होते हैं वो अराउंड 4 तरह के होते हैं क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आपसे क्या करता है, डेफिनेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन आपसे मांगता है, ठीक है ना। आपको बोलेगा डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिफाइंड वांट्स, इसी तरीके से डिफाइन मार्केट इकोनॉमी, यानी आपसे जस्ट डेफिनेशन मांगेगा। ऐसे सवाल सिर्फ एंड सिर्फ 2 मार्क्स के होते हैं और ए पार्ट में ज़्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। या आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो कोई भी 2 रीज़न, या आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो कोई भी क्या नाम है, 2 रीज़न हो गए, 2 एडवांटेज हो गए, 2 डिसएडवांटेज हो गए। आइडेंटिफिकेशन जस्ट आपने लिस्ट करना है, जस्ट आपने स्टेट करना है, बस एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करना। ये 2 मार्क्स के सवाल होते हैं, ये ज़्यादातर ए पार्ट में सेट होते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा, तो वो 4 मार्क्स के भी होते हैं, 5 मार्क्स के भी होते हैं। जो आपके पास 4 मार्क्स वाले सवाल हैं वो ज़्यादातर ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस की बात की इसमें आ रहा होता है एक्सप्लेनेशन का, और वो बी पार्ट में आपसे टेस्ट होता है। आपको बोलेगा एक्सप्लेन 2 रीज़न वाई देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, एक्सप्लेन 2 रीज़न वाई देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। वो बोलेगा कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, उसकी सप्लाई क्यों बढ़ रही है, उसके 2 रीज़न बताओ और उसको एक्सप्लेन करो। तो आपने 2 रीज़न बताने एंड देन एक्सप्लेन करना है कि किस तरह इन रीजंस की वजह से डिमांड बढ़ रही है। सिंपल एक्सप्लेनेशन देनी है, कोई हाई लेवल की उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होता। सो एक्सप्लेनेशन वाले सवाल जो होते हैं ज़्यादातर 4 मार्क्स के होते हैं और वो बी पार्ट में आते हैं, लेकिन कभी कभार वो 5 मार्क्स के भी होते हैं एंड वो आपसे टेस्ट किए जा सकते हैं क्वेश्चन 1 के अंदर, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं आगे, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो एनालिसिस के ऊपर होते हैं, मतलब वो आपसे एनालाइज करवाएगा, इन डेप्थ आपसे पूछेगा। इन सवालों में जब एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको तो आपको डिटेल देनी होगी, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, पूरा ड्राइव करना होगा। ऐसे सवाल जो है वो आपसे सी पार्ट में पूछे जाते हैं और ये 6 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 6 मार्क्स के होते हैं। ए पार्ट जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, बी पार्ट जो होता है वो अराउंड 4 मार्क्स का होता है, सी पार्ट जो है वो अराउंड 6 मार्क्स का होता है। एनालिसिस में क्या होता है, आपने पूरा एक्सप्लेन करना होगा, ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके ये तक बताना होगा। कोई रीज़न है तो उसको बिल्कुल स्क्रैच से उठाना पड़ेगा और बिल्कुल एंड कराना पड़ेगा। लाइक वो बोलेगा महंगाई क्यों बढ़ती है, कोई 2 रीज़न बताओ। आपने बताया कि भाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, कि जो हम खर्चे कर रहे हो, जो हम क्या नाम है जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस पर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि भाई किस तरीके से हमारे पास खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लाइक हमारे पास बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बाहर से हम रॉ मटेरियल मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से, तो डॉलर वैसे ही हमारा गिर गया था तो बाहर की चीज़ें में महंगी पड़ रही थी, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा था। अब उससे क्या होगा, ज़ाहिरी बात है आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब वो बर्डन किसी न किसी पे फॉल तो करना है, तो बर्डन हम कंज्यूमर पे फॉल कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट को महंगा कर देते हैं,
ठीक है ना, इसको इन डिटेल बताना होगा कि किस तरीके से, मतलब अगर आप कहते हैं रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई तो वो क्यों बढ़ी, उसके पीछे क्या रीज़न था। जैसे मैंने एक छोटा रीज़न बताया कि हम बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई थी, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई थी, तो हम बाहर से जो भी चीज़ मंगवा रहे थे वो महंगी पड़ रही थी, ठीक है ना। और मार्केट में क्या नाम है, उस डोमेस्टिक जो गुड्स थे या डोमेस्टिक जो रॉ मटेरियल थे वो इस काबिल नहीं था कि जो उसका मुकाबला कर सके। इसी तरीके से रॉ मटेरियल के अलावा और भी तो चीज़ें हैं, वेजेस भी तो है आपका, ठीक है ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो है आपकी। अगर आप कहते हैं कि भाई डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ी, तो फिर डिमांड के भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। अगर एक मुल्क की हम डिमांड की बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। लाइक कंजप्शन हो गया, जो कंज्यूमर की डिमांड हो गई आपकी, लाइक हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, लाइक हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। अब ये हर एक का अपना अपना खर्चा हो रहा है। अब इन खर्चों से किस तरह इन्फ्लेशन होगी ये आपने पूरा इन डिटेल बताना होगा, तो हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह। तो एनालिसिस के अंदर आपने ए से लेकर जेड तक पूरा एक डिटेल वाइज बात करनी होगी। सॉरी, एनालिसिस की बात कर रहा था। एनालिसिस में आप क्या करेंगे, जो भी आप रीज़न देंगे आपने उसको पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन क्या है हमारे पास, सॉरी, एवोल्यूशन की बात करते हैं। एवोल्यूशन में ये होता है कि आपने, वो आपको कोई भी सवाल रख देगा, 8 मार्क्स का सवाल होता है ज़्यादातर, इस पर डिस्कस वेदर के नाम से सवाल आता है एवोल्यूशन का। सो एवोल्यूशन में क्या होगा, वो आपके सामने एक सवाल रख देगा, डिस्कस वेदर मार्केट इकोनॉमी इज़ द बेस्ट इकोनॉमी और नॉट। वो आपको बोलेगा ये बताएं कि मार्केट इकोनॉमी बेस्ट है या नहीं। तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, आपने दोनों साइड्स बताने होते हैं। आपने अपना कंक्लूजन मतलब ड्राफ्ट करने से पहले आपने एक बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, आपने एक ग्राउंड रियलिटी सेट करनी पड़ेगी। तो वहाँ आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड पे बात करेंगे। पहले आप बोलेंगे कि मार्केट इकोनॉमी अच्छी है, उस पर पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, एडवांटेजेस बताएंगे। फिर दोबारा दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि मार्केट इकोनॉमी अच्छी नहीं है, एंड देन उसके बाद अपना कंक्लूजन देंगे। कंक्लूजन इतना मैटर नहीं करता, मेन जो मैटर करता है वो जो आपकी बॉडी है जिसमें आप एडवांटेजेस बताएंगे, और वो जो दूसरी बॉडी जिसमें आप डिसएडवांटेजेस बताएंगे, वो मैटर करते हैं। तो एवोल्यूशन वाले सवाल ज़्यादातर 8 मार्क्स के होते हैं, और डिस्कस वेदर से आपको पता लगेगा इस सवाल में एवोल्यूशन मांगी जा रही है या नहीं मांगी जा रही। सो इनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अमूमन जो आपका डी पार्ट होता है, ये जो 6 सवालों की बात कर रहा हूँ, इसमें जो डी पार्ट होता है ये एवोल्यूशन का सवाल होता है। इसमें आपकी नॉलेज भी टेस्ट की जा रही होती है, लाइक आपको पॉइंट्स बताने होते हैं, आपकी जो एक्सप्लेनेशन स्किल्स है वो भी चेक की जा रही होती है। आप ज़ाहिर हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, ठीक है ना। एंड उसके अलावा आपकी एवोल्यूशन स्किल्स भी आपकी चेक की जा रही होती है। आप उसको पूरा बताएंगे कि भाई इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, इतने इतने एक्सटेंट पे ये काम कर सकता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं आपकी एप्लीकेशन स्किल्स भी देखी जाती है। एप्लीकेशन स्किल्स ये होती है कि केस स्टडी को सामने रखकर आंसर देना, जैसे कि क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा पेपर पैटर्न। अब स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम से। हमारा जो पहला चैप्टर है वो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, एंड देन उसके बाद हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। जी बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। एक है नीड्स। नीड्स क्या होती हैं, एनीथिंग विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अच्छा जी बेटा, देखिए बेटा, हमें कुछ टर्म्स हमें पहले सीखनी पड़ेंगी, देन उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। हम सब की विशेज़ होती हैं, हम सब की ख्वाहिशात होती हैं, हम सब के डिज़ायर होते हैं। हम में से कोई चाँद पे जाना चाहता है, हम में से कोई अमेरिका जाके आगे अपनी स्टडीज़ करना चाहता है, हम में से कोई कारोबार करना चाहता है, हम में से कोई गाड़ी ख़रीदना चाहता है। ये जितनी भी ख्वाहिशात होती हैं उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं नीड्स, एक को कहते हैं वॉन्ट्स। अच्छा, अब इसमें हर ख्वाहिश को हम नीड एंड वांट नहीं कहते, हर ख्वाहिश को हम नीड एंड वांट नहीं कहते। हम उन ख्वाहिशात को नीड एंड वांट कहते हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों हो, विलिंगनेस एंड एबिलिटी दोनों हो। दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी कार जो है वो रोल्स रॉयस है। वो कितने की है? वो अराउंड $13 मिलियन की है, $13 मिलियन की आपकी वो है अराउंड। सो क्या वो कार ख़रीदने की आपके अंदर एबिलिटी है? क्या इतने पैसे हैं वो कार ख़रीद सकते हैं?
ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी, इतने पैसे नहीं होंगे कि उस कार को हम ख़रीद सकें। इसके मतलब एबिलिटी नहीं है। विलिंगनेस, क्या उस कार को ख़रीदने की ज़रूरत है? मतलब आपका कोई उस कार का पर्पस क्या है, कोई वैलिड पर्पस है या नहीं है? लाइक फॉर सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको दवाई लेनी पड़ेगी, तो वहाँ विलिंगनेस है, क्योंकि दवाई नहीं लेंगे तो आपको बुखार नहीं उतरेगा, दवाई नहीं लेंगे तो आपकी बीमारी नहीं उतरेगी। इसी तरीके से आप जब ट्रैवल करते हैं, आप डिफरेंट, आपका काम ऐसा है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपको कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, तीसरी जगह, और जगह भी दूर दूर है, तो उस सूरत में आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा बच्चा है, अब उसकी 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 उसके नज़दीक कोई विलिंगनेस नहीं है गाड़ी की, क्योंकि वो गाड़ी वो ड्राइव ही नहीं कर सकता, वो चला ही नहीं सकता, उसका कोई काम ही ऐसा नहीं है उस छोटे बच्चे का कि उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़े। लेकिन एक बंदा ऐसा है कि जो बिज़नेस कर रहा है एंड वो घर घर डिलीवरी करता है, घर घर जाके प्रोडक्ट को पहुंचाता है, अब उसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको जगह की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि गोदाम वगैरह हो, सामान रख सके, वहाँ विलिंगनेस है। सो इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ेंगे इन दो बातों को, नीड्स एंड वांट्स को, अभी हम पढ़ेंगे नीड्स एंड वांट्स, तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपकी डिज़ायर हो, जो भी आपकी ख्वाहिश हो, उस ख्वाहिश को पूरा करने की आप में एबिलिटी भी हो, मतलब आपके पास पैसे वगैरह हों, इनफ अमाउंट हो ताकि वो आप बाई कर सकें, एंड विलिंगनेस भी हो, उसकी आपको ज़रूरत भी हो। तो सबसे पहले आते हैं नीड्स के ऊपर। नीड्स किसे कहते हैं? नीड्स कहते हैं ज़रूरत को, लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसका कुछ और मतलब है। इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो आपकी सर्वाइवल के लिए, जो आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको एग्ज़ाम्पल समझते हैं, हमारे पास फूड आ जाता है, हमारे पास शेल्टर, छत आ जाती है, हमारे पास क्लॉथ आ जाता है, हमारे पास मेडिसिन आ जाते हैं। सर थोड़ा समझ में नहीं आया किस तरह ज़िंदा रहने के लिए हमें ये प्रोडक्ट ज़रूरी है। पहले आते हैं हम फूड के ऊपर। ठीक है, यहाँ फूड से मुराद ये नहीं है कि बिरयानी, और यहाँ फूड से मुराद ये नहीं है कि आपके सामने एक चिकन कढ़ाई रख दें या आपके सामने मटन कढ़ाई रख दें, ठीक है ना, या आपके सामने बीफ पुलाव रख दें, ये मतलब नहीं। हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, जनरल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, फूड, खाना, ग़िज़ा। क्या ख्याल है एक बंदा कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है अगर खाना नहीं खाए? ठीक है ना, अगर हमारे पास रिकॉर्ड महात्मा गांधी का है, वो 21 दिन तक जो थे बगैर खाने के बैठे हुए थे, मतलब उन्होंने खाना वाना नहीं खाया था, पानी वानी पीते थे। तो फूड के अंदर आपका पानी वगैरह भी आ जाता है। पानी के बगैर आप सिर्फ 3 दिन जिंदा रह सकते हैं अगर आप पानी नहीं पिए, वो भी आप में से कोई अच्छा हेल्दी बंदा हो वो, वरना आम बंदे की तो हालत हो जाएगी, बेहोश हो जाएगा वो तो फूड हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे, ज़ाहिर है हमारे लिए चलना मसला हो जाएगा। हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे लिए क्या नाम है, अपने जो डिफरेंट रूटीन के काम है वो करना मसला हो जाएगा। हम अपने रूटीन के काम नहीं कर सकते, हम एक प्रॉपर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसीलिए फ़ूड की ज़रूरत हर बंदे को लाजमी है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सके, ताकि वो अपने रूटीन के काम आसानी से कर सके। इसी तरीके से शेल्टर है, ठीक है ना। क्या ख्याल है आप बाहर रोड पर जाके सो जाएं, सर्दी का मौसम है, आप बाहर रोड पर जाके सोएंगे तो ठीक है, एक वक्त तक आप गुजारा कर लेंगे। बारिश होगी तो क्या करेंगे, तूफ़ान आएगा तो क्या करेंगे। इसी तरीके से हमें डिफरेंट हमारे लाइफ के मोमेंट्स वगैरह होते हैं, तो हमारे लिए शेल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी भी होती है, उसके हिसाब से भी शेल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी छत होनी चाहिए। वो एक अलग बात है आप रेंट पे जाके घर लेते हैं, वो एक अलग बात है आपका अपना घर हो। लेकिन अगर आपके पास घर नहीं है, बिल्कुल घर नहीं है, और ना ही कोई घर अवेलेबल है, तो इस तरह बाहर रोड पे, इस तरह खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, कभी टेम्परेचर बहुत हाई होता है कि उसमें आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है, आपको बुखार हो सकता है। उस हिसाब से हमारे लिए शेल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लॉथ के ऊपर आ जाते हैं। अगर एक प्रॉपर लाइफ गुजारनी है, लाइक मैंने भी बताया कि ज़ाहिरी बात है सर्दी का मौसम आएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ अगर आपने कपड़े, इनफ कपड़े नहीं इस्तेमाल किए, सही कपड़े नहीं इस्तेमाल किए, तो क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है आपको बुखार हो जाएगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इसी तरीके से एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए क्या करना होगा? आपको क्लॉथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, कपड़े इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सर अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? फिर यही होगा कि आपको यानी लोग आपको पागल खाने उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे भाई इस तरह का पीस तो मार्केट में है ही नहीं। इसी तरीके से मेडिसिन हो गया हमारे पास। मेडिसिन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को बाकायदा बचाती हैं। लाइक हमारे पास जो होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गई, हमारे पास जैसे कैंसर की दवाइयाँ हो गई, वो इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, कुछ दवाइयाँ तो हम ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना,
लाइक हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी क्या नाम है, स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने चेहरे को निखारने के लिए क्या नाम मेडिसिन ले रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। मैं उन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। लाइक आप बीमार पड़ गए, आप दवाई नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप दवाई नहीं लेंगे, जाहिर सी बात, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी एंड अल्टीमेटली आपका काम फिर पक्का हो जाएगा, ऊपर चले जाएंगे फिर तो मैं उन मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नीड्स में क्या आ सकता है? इसके अलावा नीड्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो एक प्रॉपर लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी हो, एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए ज़रूरी हो। सर इसमें क्या आ सकता है? इसमें हमारे पास एजुकेशन आ सकती है, तालीम आ सकती है। तालीम, क्योंकि तालीम नहीं होगी तो आपको लिखना नहीं आएगा, तालीम नहीं होगी तो आपको पढ़ना नहीं आएगा, तालीम नहीं होगी तो आपको बोलना नहीं आएगा। तो एलिमेंट्री स्कूल हो गया आपके पास, ऐसी तालीम कि आपको लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए, आपके अंदर कोई स्किल जनरेट हो जाए, कोई स्किल जनरेट हो जाए ताकि उसके ज़रिए आप फ्यूचर में अर्न कर सकें। ये एजुकेशन आपके लिए लाजमी है, ये आपकी नीड्स में आएगा। सर उसके अलावा नीड्स में क्या आता है? उसके अलावा नीड्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जो कल्चरल हो। लाइक हमारे पास, हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के लिए हलाल फूड जो है वो हमारे पास एक कल्चरल फूड है। हलाल फूड हमारे लिए ज़रूरी है। आप फूड में हमारे सामने कोई हराम चीज़ रख दें, हम नहीं खाएंगे वो, ठीक है? तो मुसलमान कम्युनिटी के लिए जो हलाल फूड है वो आपके पास नीड्स में आएगा। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका चले जाएँ, तो अमेरिका में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिससे लोग जो है अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस चीज़ से। वो चीज़ आपके पास है कुत्ता, डॉग। यकीन करें, लोग जो है अपनी वाइफ को तलाक दे देते हैं, और जो वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड से तलाक लेती हैं। इवन लोग जो हैं क्या नाम है, अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं कि भाई मेरे बॉस ने मेरी बिल्ली को सुना दिया, मेरे बॉस ने जो है मेरे कुत्ते को सुना दिया, और मेरे कुत्ते का ख्याल नहीं किया। और बाकायदा मतलब यानी एक बंदे का मैंने ये सुना कि उसकी 80 के करीब चेन स्टोर्स हैं, 80 के करीब चेन स्टोर हैं, और उसके कुत्ते के गले में कोई प्रॉब्लम हो गई, हलक के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो उसको स्पेशली न्यूयॉर्क लेकर आया, चार्टर्ड प्लेन के अंदर लेकर आया, चार्टर्ड प्लेन में लेकर आया उसको, एंड न्यूयॉर्क में उसका इलाज करवाया। $40,000 उसकी खर्चा उसके ऊपर आया, $40,000 खर्चा उसके ऊपर आया। आपको हैरत होगी, न्यूयॉर्क के अंदर एक पूरा हॉस्पिटल है, न्यूयॉर्क के अंदर एक पूरा हॉस्पिटल है, क्या नाम है, कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, एनिमल क्या नाम है, एनिमल हेल्थ सेंटर के नाम से एक पूरा हॉस्पिटल है, 7 मंजिला हॉस्पिटल। और उसमें दुनिया का हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, दुनिया का हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इन रिलेशन टू वेटरनरी, कि स्किन स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर है। वहाँ पर क्या नाम है अपना, बोन के हवाले से जो डॉक्टर्स हमारे पास होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। मतलब जो जो बीमारियाँ हो सकती हैं उन सब का स्पेशलिस्ट वहाँ पर मौजूद है उसके अंदर। डायलिसिस भी वहाँ पर हो रहा है। अमेरिका के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक अलग पोर्शन होता है जिसमें बाकायदा एनिमल्स की चीज़ें पाई जाती हैं। लाइक आपके पास कुत्ता है, तो कुत्ते की दुम पे कुछ लगाने के लिए, छल्ला लगाने के लिए, या कोई और चीज़ लगानी है, वो वहाँ पर जाके मिलेगा। उनकी फूड्स वगैरह मिलेंगे, उनकी जो स्पेशल क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। मतलब इतना काम हो रहा है वहाँ पर। पूरे अमेरिका के अंदर मुझे सुनने को मिला कि 7,000 डॉक्टर्स तो वैसे बहुत हैं, लेकिन 7,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट टॉप लेवल के। और अगर आप वेटरनरी डॉक्टर हैं तो मतलब आपकी तो चांदनी हो गई, आप सुबह शाम पैसे कमाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ जो डॉग है वो एक किस्म की नीड है, मतलब डॉग के बगैर लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, एक इस तरह का मतलब है। अपने पेरेंट्स को लोग जाके छोड़ कर आते हैं उसमें ओल्ड एज हाउसेस के अंदर, और डॉग को अपने पास रखते हैं, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, बस वही मेरे लिए सब कुछ है। सो एक सिंपल एग्जाम्पल रखिए। तो नीड्स इन शॉर्ट वो चीज़ें जो आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो। दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है? वांट्स आता है। वांट्स क्या है? एनीथिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। अच्छा जी, वांट्स क्या है? वांट्स बिल्कुल अपोजिट है इसके। वांट्स में वो चीज़ें आती हैं जो आपकी सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप इनको इसलिए रिक्वायर्ड करते हैं, आपको इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, या तो ये आपको कंफर्ट पहुंचाती हैं, मतलब आपकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है, या फिर लग्जरीज़ के तौर पे आप इनको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लाइक शो शा करना है, दिखावा करना है। लाइक एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है पंखा आपको चाहिए होगा। अगर फ़ैन नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए वक्त गुजारना मसला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो पंखा किसके अंदर आएगा? नीड के अंदर आएगा।
लेकिन आप बोलते हैं यार थोड़ा सा एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट मिल जाए, ज़्यादा आराम मिल जाए, तो आपने क्या कर दिया, आपने एसी लगवा लिया। तो एसी क्या आ गया, एसी आपके पास वांट्स के अंदर आ गया। मतलब ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको कंफर्ट देता है, ये लग्जरीज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये आपकी एफिशिएंसी में इजाफा कर देता है। ये वांट्स हैं, मतलब इनके बगैर आप रह सकते हैं, एसी के बगैर रह सकते हैं, पंखे के नीचे वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन एसी से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा आपको। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। आप ट्रैवल करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, आपकी जॉब है, आपको सुबह शाम जाना पड़ता है, डेली आउटब्रेक करना पड़ता है, आपका होम हो गया और आपका ऑफिस हो गया, उसके दरमियान बहुत फासला है। अब जब रोज़ आपको जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जगह बहुत दूर है, ठीक है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मतलब बस वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम नहीं अवेलेबल है, आपको प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ेगी। तो आप बाइक ले लें, आप साइकिल ले लें, ठीक है, आप साइकिल के ज़रिए आराम से जा सकते हैं, ठीक है, साइकिल क्या हो जाएगा, आपकी नीड हो जाएगी। लेकिन आप बोलते हैं यार थोड़ा सा और ज़्यादा सहूलत हो, साइकिल में बड़ी एफर्ट मारनी पड़ती है, बड़ी जान मारनी पड़ती है, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं। सो आप बोलते थोड़ा ज़्यादा एफर्ट हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा क्या नाम है अपना, थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो जाए, एफिशिएंसी आ जाए, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो अब आपने क्या कर दिया, गाड़ी ख़रीद ली। अब ये गाड़ी ख़रीदना क्या हो गया, ये आपके पास कंफर्ट में आएगा, ये आपके पास वांट्स के अंदर आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है ना, आपका टाइम बचा के दे रहा है, आपको ज़्यादा सहूलत रख रहा है, आपको ज़्यादा आसानी पैदा कर रहा है आपके लिए। तो ये आपके पास किस में आएगा, कंफर्ट में आएगा। आपको रहने के लिए जगह चाहिए, तो सिंपल सा घर जिससे गुजारा हो सके, छत मुयसर हो सके, तो वो आपके लिए क्या करेगा, नीड्स के अंदर आएगा। लेकिन आप कहते हैं कि भाई हमें आलीशान घर चाहिए, उसके अंदर लॉन भी हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल भी हो, उसके अंदर जो है जिम भी हो, उसके अंदर क्या नाम है अपना क्या नाम है एक यानी फ्लोर्स वगैरह पे हो, 2 फ्लोर पे 3 फ्लोर पे हो, ताकि आसानी हो सके, मेहमान आ सकें, होम थिएटर भी उसके अंदर बना दें। अब इस तरह का अगर आप घर रिक्वायर्ड करेंगे तो ये किस में आएगा, ये वांट्स में आएगा। आपको एक हैरत की बात बताऊँ, हम सब हैदराबाद में रहते हैं, तो हैदराबाद में महंगे से महंगा घर कितने का होगा, महंगे से महंगा घर कितने का होगा, महंगे से महंगा घर होगा हमारे पास 10 करोड़ के बराबर होगा, 20 करोड़ के बराबर होगा, महंगे से महंगा घर। कराची की बात कर लें, सिंध की बात कर लें, महंगे से महंगा घर कितने का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ के बराबर होगा। पाकिस्तान की बात कर लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगे से महंगा घर कितने का होगा, अराउंड आप बात कर लें 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ कर दें। और पूरी दुनिया के अंदर महंगे से महंगा घर कितने का होगा, महंगे से महंगा घर कितने का होगा, 1000 करोड़ कर दें, 2000 करोड़ कर दें, 5000 करोड़ कर दें। लेकिन आपकी इत्तला की रियाज से पूरी दुनिया में महंगे से जो महंगा घर है वो मुकेश अंबानी का है। वो अराउंड 21 मंजिला है, 3 उसमें हेलीपैड्स हैं, यानी हेलीकॉप्टर वगैरह के ज़रिए भी आप आ सकते हैं। 6 मंजिला तो उसकी खाली जो है कार पार्किंग है, 6 मंजिला, और 600 के करीब उसके अंदर जो है मुलाजिम रखे गए हैं जो सारा देख रहे होते हैं। पूरे घर में तकरीबन 4 बंदे रहते हैं, जो असल जो बंदे हैं ना जिनका घर है वो मुकेश अंबानी हो गया, उनकी वाइफ हो गई, बल्कि 5, और उनके 2 बेटे हो गए, एक बहू हो गई, टोटल 5 बंदे उस घर में रहते हैं जिनका वो घर है। 600 के करीब उसमें मुलाजिम है, और हर जो फ्लोर है उनका, हर जो फ्लोर है उसका एक अलग लुक है, मतलब एक नई दुनिया है। अगर आप 7th फ्लोर पे जाएंगे तो उसकी जो कलरिंग है, उसके अंदर जो सोफ़ा है, उसके अंदर जो क्या नाम है अपना जो एसेसरीज़ है, बिल्कुल एक अलग लुक है उसका। 8th फ्लोर उससे अलग है, 9th फ्लोर बिल्कुल उससे अलग है, एक पूरा फ्लोर जिम के लिए है, एक पूरा फ्लोर जो है वो होम थिएटर है बाकायदा, और वर्ल्ड की बेस्ट क्लास वहाँ पे फर्नीचर हर चीज़ यूज़ की गई है। उस घर की क्या मालियत होगी, उस घर की मालियत है 22,000 करोड़, 22,000 करोड़। जहाँ मुंबई में लोगों के पास पानी नहीं है, वहाँ एक इतना बड़ा आलीशान घर जो है मुकेश अंबानी का, 22,000 करोड़ का घर है। ये क्या, ये वांट्स है। उनकी वाइफ है, पानी पीती हैं, पानी आप आम नलके का पानी ले लें, पी लें, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। आप खुद जाके चले जाएं होटल में, होटल में आप चाय पीते हैं, होटल में आप कढ़ाई खा रहे होते हैं, तो वो कढ़ाई क्या मिनरल वाटर से बन रही होती है, उसके लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है, उसके लिए वही नलके का पानी यूज़ किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में एक NGO है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इस्लामाबाद में, वो लोग जो है क्या नाम है जो वॉशरूम्स हैं उसके अंदर भी मिनरल वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, बोले इससे बीमारियाँ नहीं लगती। मतलब पानी का इतना क्या नाम है ज़ाया करना, पानी की कदर करनी चाहिए, मजाक क्या। मैं बात कर रहा था पानी के हवाले से कि पानी आम नलके का पानी पी सकते हैं, उससे भी ज़िंदगी गुजर सकती है, उससे भी आपकी जान बच सकती है, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, आप पानी के अंदर भी एहतियात,
मुकेश अंबानी की वाइफ है, वो जो पानी यूज़ करती हैं, वो पानी की बोतल अराउंड 20,000 टू 15,000 की पानी की बोतल है जो वो यूज़ कर रही होती है। ओएसिस के नाम से इस तरह कंपनी है, उसकी पानी की बोतल यूज़ कर रही थी, वो अराउंड 15,000 की पानी की वो बोतल है। हमारे पाकिस्तान में आपने सुना होगा, भाई लोग घड़ी रखते हैं टाइम वगैरह का पता हो सके, नीड एक किस्म की, तो सिंपल सी सादी सी घड़ी के टाइम वगैरह का पता चले, इट्स ओके। लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक माशाल्लाह से आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, तो जब वो वज़ीर आज़म के तौर पे इलेक्ट हुए तो उन्होंने अराउंड 43 करोड़ की घड़ी पहनी हुई थी, अराउंड 43 करोड़ की घड़ी पहनी हुई थी, उसमें शायद स्पेशल 3 किस्म के डायमंड लगे हुए थे। सो मेरा बताने का मकसद है कि वॉन्ट्स क्या होती हैं, वॉन्ट्स एसेंशियल फॉर सर्वाइवल नहीं होती, लेकिन लोग इसलिए डिमांड कर रहे होते हैं कि उनकी एफिशिएंसी में इजाफा हो सके, या वो फिर शोशा कर सकें, लोगों को दिखावा कर सकें। कपड़ों की अगर बात करते हैं तो आपने सऊदी अरब के क्राउन्स देखे होंगे, जो सऊदी अरब के प्रिंसेस वगैरह हो गए, इनको आपने देखा होगा, शहजादों को देखा होगा, इनकी ड्रेसेस देखी होंगी। ये जो रुमाल पहनते हैं, रुमाल जुबा पहना होता है, इन्होंने रुमाल लगाया होता है। तो मैंने सुना था कि सऊदी जो शहजादा होता है, जैसे मोहम्मद बिन सलमान हो गया, इनका जो खाली रुमाल होता है वो अराउंड 8 लाख रुपए के बराबर रुमाल होता है इनका, खाली 8 लाख रुपए के बराबर रुमाल होता है। अब सिंपल सा कपड़ा है, उससे आपका सर ढक सकता है, इट्स ओके, लेकिन नहीं, महंगा पहनना है ताकि एक बस एक स्टैंडर्ड शो कर सके। इसी तरीके से मैंने सुना दुबई के अंदर एक बंदा है, वो उसका ताल्लुक शहजादे की फैमिली से, छोटा सा लड़का है, छोटा सा बच्चा है, तो उसको जूते रखने का बड़ा शौक है। उसके पास घर में 5,000 जूते हैं टोटल, 5,000 उसके घर में जूतों के पेयर्स पड़े हुए हैं, 5,000 जूतों के पेयर्स पड़े हुए हैं। आप लोगों को मैं शॉर्ट एक चीज़ कहूँगा कि डॉक्यूमेंट्रीज़ देखा करें, नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्रीज़ आती हैं वो देखा करें, आर्टिकल्स होते हैं डॉन न्यूज़पेपर में हर मंडे के दिन आर्टिकल्स आते हैं, वो पढ़ा करें ताकि आपके अंदर एक लर्निंग पैदा हो। सो जो सऊदी का शहजादा है, उसका बच्चा है, उसके घर में अराउंड 5,000 के करीब जूतों के पेयर्स हैं, और एक एक पेयर जो है, अराउंड एक एक जूते का जो पेयर है वो 5 लाख से महंगा है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा कॉस्ट है एक एक जूते की। अब जाहिर बात है वो कितने जूते पहनता होगा, एक ही जूता पहनता होगा, 2 पहनता होगा, 3 पहनता होगा, लेकिन नहीं, एक शो के, एक मुझे दिखाना है लोगों को। सो ये हमारे पास हो गए वॉन्ट्स। सो आज के लिए इतना ही सही है। नीड्स को हमारे पास आप लोगों ने समझ लिया होगा, वांट्स को आप लोगों ने समझ लिया होगा। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, और अल्लाह ने चाहा स्कर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी गो थ्रू कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद कीजिएगा।